तो आज हम इस विस्तृत चर्चा में पादप जगत मतलब किंगडम प्लांटी की एक ऐसी विकासवादी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में किसी साइंस फिक्शन कहानी से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। पानी की गहराइयों में पनपने वाले सबसे साधारण शैवाल से लेकर जमीन पर राज करने वाले और फूल फल देने वाले सबसे विकसित आवृत्त बीजी तक का सफर। हाँ, और जो भी श्रोता नीट और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये गहन अध्ययन एक तरह से मास्टर क्लास है। हम आज इन जटिल शैक्षिक स्लाइड्स को इस तरह डिकोड करेंगे ताकि रटने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि पादप जगत को समझना सिर्फ कुछ नामों और उदाहरणों को रटना नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये असल में पृथ्वी पर जीवन के संघर्ष और विकास यानी इवोल्यूशन की कहानी है। सही बात है। वैज्ञानिकों ने इस पूरी कहानी को समझने के लिए पादप जगत को 5 मुख्य स्तंभों में बांटा है: शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। और हर एक चरण में पौधों ने एक नई चुनौती का सामना किया होगा, है ना? बिल्कुल। जैसे पानी से बाहर कैसे आएं या फिर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पानी को ऊपर कैसे ले जाएं। परीक्षाओं में सीधे सवाल इन्हीं क्यों और कैसे वाले टर्निंग पॉइंट से आते हैं। ये नजरिया बहुत ही तार्किक है। मतलब जब हम ये समझ जाएंगे कि पौधों ने कोई खास अंग क्यों विकसित किया, तो सब कुछ याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, रटने का बोझ एकदम खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। ठीक है, अब पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जी। तो हमारी पहली स्लाइड शैवाल यानी एल्गी के बारे में है। अगर ये जीवन की शुरुआत है तो जाहिर है ये सबसे साधारण होंगे। तो क्या हम शैवाल को पूरे पादप जगत की बुनियादी ईंट कह सकते हैं? इन्हें बुनियादी ईंट कहना बिल्कुल सटीक होगा। सबसे पहली बात जो एग्जाम में अक्सर आती है वो ये कि ये थैलोफाइट होते हैं। थैलोफाइट्स मतलब क्या हुआ इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि इनके शरीर में वास्तविक जड़, तना या पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, तो फिर इनका शरीर कैसा होता है? इनका शरीर बस एक थैलस यानी कोशिकाओं के एक साधारण गुच्छे जैसा होता है। बस ये अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन इनमें पानी ले जाने के लिए कोई पाइपलाइन मतलब संवहन ऊतक नहीं होता होगा? एकदम सही। इनमें जाइलम या फ्लोएम बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि ये तो पानी में ही रहते हैं, तो इन्हें किसी पाइपलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। हर कोशिका सीधे पानी सोख लेती होगी। बिल्कुल सही लॉजिक लगाया आपने। और वासस्थान की बात करें तो यहाँ से बहुत अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे ताजे पानी और खारे पानी वाले। हाँ, ताजे पानी में स्पाइरोगायरा मिलता है जबकि समुद्री खारे पानी में सारगासम। लेकिन एग्जामिनर का एक पसंदीदा उदाहरण है एसिलिटोरिया। इसमें क्या खास है? ये 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के बेहद गर्म पानी के झरनों में भी आराम से जीवित रह सकता है। अरे बाप रे, 80 डिग्री! वहां तो इंसान का हाथ बुरी तरह जल जाए। हाँ, इनका अनुकूलन बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मैं सोच रहा था, मैं समझ सकता हूँ कि बड़े पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, लेकिन ये जो काई जैसे छोटे शैवाल हैं, इंसान इनका क्या ही फायदा उठा सकता है? यहीं पर अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। शैवालों का आर्थिक महत्व बहुत विशाल है। जो अंतरिक्ष यात्रियों की हमने शुरुआत में बात की ना, हाँ, वो जो खाना ले जाते हैं। बिल्कुल, वे अंतरिक्ष में क्लोरेला जैसे शैवाल ले जाते हैं जो उनके लिए ऑक्सीजन भी बनाते हैं और प्रोटीन से भरपूर भोजन भी। अल्वा को तो बाकायदा समुद्री सलाद कहा जाता है। ओहो, समुद्री सलाद? और लेमिनेरिया से हमें भारी मात्रा में आयोडीन मिलता है। हाँ। कुछ हानिकारक भी हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस। ये क्या करते? ये पानी में जल उफान पैदा करते हैं जिसे वाटर ब्लूम कहते हैं। इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां मर जाती हैं। अच्छा, और मैंने किसी ऐसे शैवाल के बारे में भी सुना है जो चाय की पत्तियों को खराब कर देता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है जो नीट में बार बार पूछा जाता है। सिफेल्यूरोस, यह एक परजीवी शैवाल है जो चाय और मैग्नोलिया के पत्तियों में लाल किट रोग पैदा करता है। और रेड रस्ट डिजीज, इसे श्रोताओं को जरूर नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और एक घोंगे के ऊपर रहने वाला शैवाल भी है, क्लैडोफोरा, जो घोंगे के खोल के ऊपर उगता है। क्या बात है! और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब अगर जनन की बात करें तो स्लाइड में कुछ भारी भरकम शब्द हैं: समयुग्मक, विषम युग्मक और अंडयुग्मकी। प्रकृति ने जनन के इतने अलग अलग तरीके क्यों बनाए हैं? ये असल में ऊर्जा बचाने की होड़ है। लैंगिक जनन में नीट के लिए ये 3 शब्द समझने बहुत जरूरी हैं। समयुग्मक मतलब आइसोगैमस, जब नर और मादा युग्मक दिखने में बिल्कुल एक जैसे हों। और विषम युग्मक?
उसमें दोनों का आकार अलग होता है, लेकिन प्रकृति ने इसे और उन्नत किया अंडयुग्मकी यानी oogamous में। इसमें क्या होता है? इसमें मादा युग्मक बड़ा होता है और एक जगह स्थिर रहता है, जबकि नर युग्मक छोटा और तैरने वाला होता है। अच्छा, तो मादा युग्मक खाना स्टोर करती है और नर युग्मक सफर करता है। एकदम सही। भविष्य के भ्रूण के लिए खाना बचाना जरूरी है ना। ये लॉजिक बहुत दिलचस्प है। और ये जो लाल भूरे हरे शैवाल का वर्गीकरण है, क्या ये सिर्फ देखने में सुंदर लगने के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये रंगों का खेल असल में समुद्र में सूर्य की रोशनी की पहुंच पर निर्भर करता है। मैं स्पष्ट करती हूँ, क्लोरोफाइसी यानी हरी शैवाल पानी की सतह के पास होते हैं। क्योंकि वहां पूरी रोशनी मिलती है। हाँ, हे फियोफाइसी यानी भूरी शैवाल थोड़े गहरे पानी में होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति पर एल्गीन की एक कोटिंग होती है जो इन्हें लहरों से फटने से बचाती है। और सबसे गहरे पानी में वहां मिलते हैं रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। इनका लाल रंग फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट के कारण होता है, जो अथाह गहराई में पहुंचने वाली हल्की सी नीली रोशनी को भी सोख सकता है। तो लाल रंग सिर्फ रंग नहीं, गहरे समुद्र में जीवित रहने का सुपर पावर है। खैर, ये तो हुई पानी की बात, लेकिन विकास की इस दौड़ में पौधों को कभी न कभी तो पानी से बाहर निकलना ही था। ठीक है, अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। अब पानी से निकलकर पौधों ने जमीन पर कदम रखा। मेरी स्लाइड का शीर्षक ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियन बता रहा है। उभयचर सुनते ही दिमाग में मेंढक आता है। हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। ब्रायोफाइट्स असल में पादप जगत के मेंढक ही हैं। विकास के क्रम में ये पहले पौधे थे जिन्होंने जमीन पर उगना शुरू किया। मतलब नम दीवारों और चट्टानों पर। हाँ, लेकिन इनके सामने एक बड़ी समस्या थी। इनके जो नर युग्मक होते हैं, उन्हें मादा जननांग तक पहुंचने के लिए तैरकर जाना होता है। अच्छा, मतलब हवा या कीड़ों से परागण वाला सिस्टम अभी नहीं आया था? नहीं, इसलिए निषेचन के लिए पानी का होना इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। बिना पानी की बूंदों के ये जनन कर ही नहीं सकते। इसीलिए स्थलीय होने के बावजूद इन्हें उभयचर कहा जाता है। यानी ये जमीन पर तो आ गए, लेकिन पानी से अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ नहीं पाए। और क्या इनमें आप जाइलम और फ्लोएम जैसी पाइपलाइन बन गई थी? नहीं, अभी तक संवहन ऊतक विकसित नहीं हुए थे। इसीलिए बहुत छोटे होते हैं, जमीन से एकदम चिपके हुए। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पानी खींचने की ताकत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इनके जनन अंग शैवालों से ज्यादा जटिल हो गए। नर जननांग को पुंधानी कहते हैं, जो शुक्राणु बनाता है, और मादा जननांग उसे स्त्रीधानी कहते हैं। ये एक फ्लास्क जैसी संरचना होती है जिसके अंदर अंडा एकदम सुरक्षित रहता है। यहाँ एक शब्द है जिसने मुझे अक्सर कंफ्यूज किया है, पीढ़ी एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझें? इसे एक साइंस फिक्शन फिल्म के कॉन्सेप्ट की तरह सोचिए, जहां एक जीव अपनी जिंदगी दो बिल्कुल अलग शरीरों में जीता है। दो अलग शरीर? हाँ, ब्रायोफाइट्स में पहली पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट, जो अगुणित होती है। मतलब इसके पास डीएनए का सिर्फ एक सेट है। एकदम सही। यह शरीर युग्मक बनाता है। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसी पौधे के ऊपर एक नया शरीर उगता है, बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट। और ये द्विगुणित होगा डीएनए के दो सेट के साथ। हाँ, और यह स्पोरोफाइट सिर्फ बीजाणु बनाता है, जो हवा में उड़कर दूर गिरते हैं और फिर से नया अगुणित गैमेटोफाइट बना देते हैं। अच्छा, तो जो हरा भरा हिस्सा हमें जमीन पर दिखता है वो क्या है? वो असल में गैमेटोफाइट ही होता है। ये तो सच में किसी जादुई जीवन चक्र जैसा है। अच्छा, पर्यावरण के नजरिए से ब्रायोफाइट्स कितने अहम हैं? ये चट्टानों पर खास एसिड छोड़ते हैं और उन्हें तोड़कर मिट्टी बनाते हैं। ओहो। अगर ये मिट्टी नहीं बनाते तो आज पृथ्वी पर बड़े पेड़ों के लिए कोई उपजाऊ जमीन ही नहीं होती। बिल्कुल। ये प्रकृति के शुरुआती इंजीनियर हैं। क्या बात है। लेकिन अब पौधों को जमीन से ऊपर उठना था जी, और उसके लिए गुरुत्वाकर्षण को हराना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए। तो ये है टेरिडोफाइट। जी। स्लाइड ने प्रथम संवहनी पादप और वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कह रही है। तो क्या अब पौधों ने गुरुत्वाकर्षण को मात देने का तरीका ढूंढ लिया था? हाँ, बिल्कुल। जमीन पर दूर तक और ऊंचाई तक फैलने के लिए पौधों को एक मजबूत प्लम्बिंग सिस्टम की जरूरत थी। टेरिडोफाइट वे पहले पौधे हैं जिन्होंने जाइलम और फ्लोएम का आविष्कार किया। जाइलम पानी को ऊपर खींचेगा और फ्लोएम खाना बांटेगा। एकदम सही। तो इसी वजह से इनमें पहली बार हमें असली जड़ें, तना और पत्तियां देखने को मिलती हैं ना? हाँ, अब पौधा, शैवाल,
या ब्रायोफाइट की तरह कोई साधारण थैलस नहीं रहा। यहाँ पहली बार पौधा स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। और यहाँ नीट परीक्षा में एक बहुत आम ट्रैप होता है। मैं श्रोताओं को सतर्क करना चाहूंगी। वो क्या? छात्र अक्सर सोचते हैं कि टेरिडोफाइट में पत्ते और तने आ गए तो उनमें बीज भी आ गए होंगे। यहीं एग्जामिनर आपको फंसाता है। अच्छा, तो क्या इनमें बीज नहीं होते? फिर ये जो क्रिप्टोगैम शब्द है, इसका क्या चक्कर है? क्रिप्टोगैम का मतलब ही होता है छिपा हुआ जनन। इन पौधों में पाइपलाइन तो आ गई, लेकिन अभी तक इन्होंने फूल और बीज बनाना नहीं सीखा था। तो ये अपनी आबादी कैसे बढ़ाते हैं? ये अभी भी बीजाणुओं के जरिए ही जनन करते हैं। इसीलिए इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। कोई उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जाते हो? हाँ, मार्सिलिया, सैल्विनिया और वो फर्न जो हम अक्सर गुलदस्तों की सजावट में देखते हैं। अच्छा, वो फर्न भी टेरिडोफाइट्स हैं। और क्या इनमें भी वो 2 शरीरों वाला पीढ़ी एकांतरण होता है? हाँ, लेकिन एक बहुत बड़े बदलाव के साथ। ब्रायोफाइट में मुख्य शरीर गैमीटोफाइट था ना? हाँ, हरा वाला हिस्सा। लेकिन टेरिडोफाइट में पासा पलट जाता है। यहाँ मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट बन जाता है। अच्छा, तो अब स्पोरोफाइट मेन हो गया। बिल्कुल। और आगे चलकर विकास के हर चरण में यही मुख्य पौधा रहेगा। एक और परीक्षा उपयोगी बात, इनमें द्वितीयक वृद्धि यानी तने की मोटाई बढ़ना अनुपस्थित होता है। इसीलिए ये बहुत मोटे और विशाल पेड़ नहीं बन पाते होंगे। सही कहा। तो बीजाणु तो हवा में उड़ते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना मुश्किल है। पौधों को भ्रूण बचाने के लिए कोई नया तरीका चाहिए था। ठीक है, अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जी। और यहीं से एंट्री होती है अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म्स की। इस शब्द का मतलब नग्न बीज लिखा है। अब भ्रूण को बचाने के लिए बीज तो बन गए, तो फिर उन्हें नग्न या खुला क्यों छोड़ दिया गया? जिम्नो का मतलब ही है खुला या नग्न, और स्पर्मा मतलब बीज। विकास के इस चरण में बीजों का निर्माण तो शुरू हो गया था, लेकिन ये बीज किसी कवर के अंदर बंद नहीं होते। लेकिन इन बीजों के साथ कभी फल नहीं लगते क्या? ओवरी या अंडाशय के ना होने से इसका क्या लेना देना है? बहुत सीधा लेना देना है। फल असल में क्या है? फूल का अंडाशय ही पककर फल बनता है। जिम्नोस्पर्म्स में अंडाशय का पूरी तरह से अभाव होता है। जब अंडाशय ही नहीं है तो फल की बाहरी दीवार नहीं बनेगी और बीज खुले रह जाएंगे। ओवरी नहीं तो फल नहीं। क्या सीधा लॉजिक है। मैंने पढ़ा है कि साइकस और गिंगो को अक्सर परीक्षाओं में जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पौधे लाखों करोड़ों सालों से बिना किसी बड़े बदलाव के आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, डायनासोर के जमाने से। ओहो। इनके साथ के अन्य पौधे विलुप्त हो गए, पर ये डटे हुए हैं। और एक हैरान करने वाला तथ्य बताऊं, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ सीक्वा sempervirens, जिसे रेडवुड ट्री कहते हैं, वो एक जिम्नोस्पर्म ही है। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़। तो क्या इनका संवहन तंत्र टेरिडोफाइट से ज्यादा एडवांस्ड है? एडवांस तो है, क्योंकि ये विशाल पेड़ बन सकते हैं। लेकिन यहाँ बोर्ड और नीट के लिए एक 5 स्टार महत्वपूर्ण अंतर है। वो क्या? जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में पानी ले जाने वाली सबसे उन्नत नलिकाएं, जिन्हें वाहिनियां या वेसल्स कहते हैं, वो नहीं होती। अच्छा। और फ्लोएम में खाना बांटने में मदद करने वाली सहकोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स भी नहीं होती। ये इनकी प्लम्बिंग की एक बड़ी कमी है। जाइलम में वेसल्स नहीं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं। इसे श्रोताओं को जरूर हाईलाइट कर लेना चाहिए। अच्छा, आर्थिक रूप से ये हमारे किस काम आते हैं? बहुत काम के हैं। पाइनस यानी चीड़ की मुलायम लकड़ी का उपयोग कागज बनाने में होता है। जेमिया से स्टार्च निकाला जाता है। और सबसे रोचक, साइकस के तने से साबूदाना प्राप्त किया जाता है, जो हम उपवास में खाते हैं। व्रत का साबूदाना साइकस से मिलता है? ये तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए। और अब हम आ गए हैं पादप जगत के सिकंदरों पर। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स। यह हमारा अंतिम स्तंभ है। तो ऐसा क्या है जिसने एंजियोस्पर्म्स को पादप जगत का सबसे सफल और बड़ा वर्ग बना दिया? एंजियो का अर्थ है बर्तन या आवरण। ये इवोल्यूशन का मास्टर स्ट्रोक था। इन्होंने अपने बीजों को खुले में नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें विकसित अंडाशय में सुरक्षित रखा, जो बाद में फल बन जाता है। एकदम सही। बीजों को फलों के अंदर सुरक्षित रखना इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और शायद इसीलिए इनमें पहली बार आकर्षक फूल भी देखने को मिलते हैं। पूरी तरह हवा के भरोसे परागण करते थे, लेकिन एंजियोस्पर्म्स ने कीड़े मकोड़ों और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए फूल बनाए ताकि परागण गारंटीड हो। और इनका संवहन तंत्र? वो सबसे आधुनिक है। जो कमी जिम्नोस्पर्म्स में थी ना, वो वेसल्स और कंपेनियन सेल्स वाली। हाँ, वो यहाँ पूरी हो गई है।
इनकी प्लम्बिंग एकदम परफेक्ट है। इन्हें 2 उपवर्गों में बांटा गया है ना, डाइकॉट और मोनोकॉट। ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि बीज के अंदर 2 हिस्से हैं या एक। हाँ, जैसे चना डाइकॉट है और गेहूं मोनोकॉट। लेकिन स्लाइड में कुछ वर्गीकरण प्रणालियों के नाम हैं, कृत्रिम, प्राकृतिक और जातीय वृत्ति है। परीक्षाओं में इनके बारे में क्या पूछा जाता है? इनमें ये पूछा जाता है कि कौन सा सिस्टम किस आधार पे बनाया गया था। पहला था कृत्रिम पद्धति, यानी आर्टिफिशियल सिस्टम। ये सबसे पुराना होगा। हाँ, इसमें कैरोलस लिनियस जैसे वैज्ञानिकों ने पौधों को बस 1-2 बाहरी लक्षणों पर बांट दिया। लिनियस ने पुंकेसरों की संख्या गिनकर पौधों को 24 हिस्सों में बांट दिया था। अरे, सिर्फ पुंकेसर गिनकर रिश्ते तय करना तो ऐसा है जैसे सिर्फ बालों का रंग देखकर इंसानों को अलग-अलग प्रजातियों में बांट देना। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। इसीलिए फिर प्राकृतिक पद्धति आई। इसमें बाहरी और भीतरी सभी प्राकृतिक समानताओं को देखा गया। भारत के जितने भी बड़े-बड़े हर्बेरियम है ना, वे आज भी इसी प्राकृतिक पद्धति पर आधारित है। और सबसे आधुनिक वाली कौन सी है? वो है जातीय वृत्तीय पद्धति। आज के वैज्ञानिक इसी को मानते हैं। ये विकासवादी इतिहास पर आधारित है, मतलब पौधों की पूरी वंशावली या फैमिली ट्री को दिखाती है। यानी कृत्रिम से शुरू करके हम सबसे आधुनिक डीएनए और वंशावली तक आ गए हैं। ये सच में एक शानदार सफर है। ठीक है, अब अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। जी, अब समय है इस पूरी यात्रा को एक साथ समेटने का। जो भी श्रोता इस विस्तृत चर्चा को सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि अब वे सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि इवोल्यूशन को समझ पाएंगे। अगर हम इस पूरे क्रम का एक क्विक रिवीजन दें, तो वो कैसा होगा? मैं बस 1 मिनट में पूरी कहानी समेटती हूँ। सबसे पहले जीवन पानी में था, शैवाल। कोई जड़, तना नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं। फिर पौधे पानी से बाहर आए, नम जमीन पर, ब्रायोफाइट। लेकिन शुक्राणुओं को तैरने के लिए पानी चाहिए था, इसलिए उभयचर कहलाए। फिर पाइपलाइन आई? हाँ, गुरुत्वाकर्षण से लड़ने के लिए जाइलम फ्लोएम की पाइपलाइन बनी, टेरिडोफाइट। लेकिन बीज नहीं थे। सही कहा। फिर भ्रूण को बचाने के लिए बीज बने, पर अंडाशय नहीं था, तो बीज नग्न रहे, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। और अंततः विकास के चरम पर अंडाशय विकसित हुआ, बीज फलों में सुरक्षित हुए और फूल खिले, हमारे आज के आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स। ये सारांश वाकई में कमाल का है। जब श्रोता ये समझ लेते हैं कि जाइलम क्यों आया या बीज क्यों बने, तो बोर्ड हो या नीट, कोई भी एग्जामिनर उन्हें घुमा नहीं सकता। बिल्कुल। ज्ञान तभी स्थायी होता है जब हम उसके पीछे के कारणों को समझते हैं। मैं इस स्रोत से एक गहरा विचार साझा करना चाहूंगी। पादप जगत का अध्ययन केवल पौधों का अध्ययन नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के क्रमिक विकास का अध्ययन है। क्या बात है। और इसी के साथ मैं उन सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जो इस चर्चा को सुन रहे हैं। जरा सोचिए, अगर विकास के इस क्रम में ब्रायोफाइट्स कभी पानी से बाहर जमीन पर आते ही नहीं, तो शायद आज दुनिया कुछ और ही होती। बिल्कुल। या टेरिडोफाइट्स ने उस संवहन तंत्र का आविष्कार ही नहीं किया होता, तो क्या पृथ्वी पर आज इतने विशाल जंगल, ये फल फूल और उन पर निर्भर हमारा मानवीय जीवन संभव हो पाता? शायद कभी नहीं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी साधारण से फूल वाले पेड़ को देखें, तो याद रखें कि उस एक फूल को खिलने के लिए प्रकृति ने लाखों सालों का संघर्ष तय किया है। अपनी परीक्षाओं की तैयारी इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जारी रखें, सीखते रहें और आगे